बहू, क्या आज रात तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? इस उम्र में तन्हाई बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है। तुम्हारी सास के जाने के बाद यह घर बिल्कुल सूना लगने लगा है। बहू ने शांत आवाज में जवाब दिया। पिताजी, मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ, लेकिन हमें अपने रिश्तों की मर्यादा हमेशा बनाए रखनी चाहिए। ससुर ने नजरें झुकाकर कहा, तुम सही कह रही हो बहू। कभी कभी इंसान का मन कमजोर पड़ जाता है, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो मर्यादा और संयम में हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मेरे अंदर आज भी वही ताकत है जो पहले हुआ करती थी। बहू ने दृढ़ता से कहा, पापा जी, हमें रिश्तों की सीमाएं और मर्यादा हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए। एक गांव के एक पुराने मगर साफ सुथरे मकान में सुरेश चंद्र नाम के एक सादगीपूर्ण बुजुर्ग रहते थे। उनकी उम्र लगभग 62 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व में आज भी आत्मसम्मान साफ झलकता था। कई साल पहले उनकी पत्नी इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। उनका एक बेटा था, विष्णु, जो शादी के कुछ समय बाद ही नौकरी के कारण शहर से दूर चला गया था। घर की खामोशी अक्सर सुरेश चंद्र के दिल पर भारी पड़ जाती थी, लेकिन वह जानते थे कि इंसान को हमेशा वही रास्ता चुनना चाहिए जो मर्यादा और धैर्य से होकर गुजरता हो। नौकरी के सिलसिले में विष्णु विदेश चला गया था। अब उस पुराने घर में केवल 2 ही लोग रह गए थे, सुरेश चंद्र और उनकी बहू स्नेहा। स्नेहा स्वभाव से बहुत समझदार, शांत और संस्कारी लड़की थी। ससुर के लिए उसके मन में गहरा सम्मान था और उनकी सेवा करना वह अपना कर्तव्य समझती थी। सुरेश चंद्र भी उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे, लेकिन कहते हैं कि अकेलापन धीरे धीरे इंसान की मुस्कान छीन लेता है। दिन तो सुरेश चंद्र किसी तरह निकाल लेते थे, लेकिन रातें अक्सर उनके लिए बहुत भारी हो जाती थीं। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरण खिड़की से कमरे के अंदर आई, स्नेहा ने चाय बनाई और सलीके से मेज पर रख दी। उस समय सुरेश चंद्र बरामदे में बैठे हुए थे और सुबह की ठंडी हवा में खोए हुए थे। सुरेश चंद्र ने इशारे से स्नेहा को अपने पास बैठने के लिए कहा। स्नेहा हल्की मुस्कान के साथ उनके पास आकर बैठ गई। कुछ पल तक चुप रहने के बाद सुरेश चंद्र बोले, स्नेहा बेटा, अब इस अकेलेपन से मैं थकने लगा हूं। समझ नहीं आता कि और कितने दिन ऐसे ही बीतेंगे। जी, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, कभी कभी लगता है कि जीवन में फिर से किसी अपने का साथ होना चाहिए। स्नेहा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर शांत स्वर में बोली, पिताजी, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? मैं तो आपके साथ ही हूं। सुरेश चंद्र की आंखों में हल्की सी तसल्ली दिखाई दी, लेकिन वह पूरी नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, तू है, यह सच है बेटा, लेकिन बेटे और बहू के अलावा भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा साथी हो जिससे खुलकर बातें की जा सकें, जो मेरी उम्र का हो और जो मेरे मन की बात बिना कहे समझ सके। स्नेहा ने गहरी सांस ली। आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, वह शांत स्वर में बोली। इस उम्र में इंसान को किसी अपने की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होती है। फिर भी अगर आपको सहारे की जरूरत है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी अकेलापन महसूस न हो। ये उस दिन के बाद से स्नेहा अक्सर सुरेश चंद्र के पास बैठने लगी। दोनों कई कई घंटों तक बातें करते, बीते समय की यादों को फिर से ताजा करते। कभी सुरेश चंद्र अपनी जवानी के दिनों के किस्सों में खो जाते, तो कभी स्नेहा अपने कॉलेज के दिनों की मासूम शरारतों की बातें सुनाती। एक शाम जब स्नेहा अपने कमरे में रखी पुरानी अलमारी को साफ कर रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने खत पर पड़ी। वह खत सुरेश चंद्र ने अपनी पत्नी के नाम लिखा था, एक ऐसा खत जो कभी भेजा ही नहीं गया था। उस खत में लिखा था, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। तुम्हारे चले जाने के बाद ही यह एहसास हुआ कि रिश्तों को समय चाहिए होता है, और वह समय मैं तुम्हें कभी दे ही नहीं सका। और ये पंक्तियां पढ़ते पढ़ते स्नेहा की आंखें नम हो गईं। अब उसे समझ में आ गया था कि सुरेश चंद्र का अकेलापन केवल आज का नहीं था, बल्कि बरसों से उनके भीतर जमा हुआ एक गहरा पछतावा था। उसी पल स्नेहा ने मन ही मन यह ठान लिया कि वह अपने ससुर को सिर्फ खुश रखने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि उनके उस अधूरे मन को भी सुकून देने की कोशिश करेगी जो इतने वर्षों से चुप्पी में कैद था। उसी बीच विष्णु का फोन आया। मैं 2 दिन में घर आ रहा हूं, उसने कहा। विष्णु के लौटने की खबर से घर में जैसे नई जान आ गई। स्नेहा ने आंगन की अच्छी तरह सफाई करवाई, ससुर जी के कपड़े प्रेस किए और खुद भी हल्की गुलाबी साड़ी पहन ली। घर का माहौल फिर से जीवंत लगने लगा था। दोपहर के समय जब सफेद रंग की कार आकर दरवाजे के सामने रुकी, तो सुरेश चंद्र की आंखों में अलग ही चमक दिखाई दी। वह बेटा, जिसे वह साल में मुश्किल से एक बार देख पाते थे, आज उनके सामने खड़ा था। पापा कैसे हैं आप? विष्णु ने झुककर उनके चरण छूते हुए पूछा।
सुरेश चंद्र ने प्यार से उसका कंधा थाम लिया और मुस्कुराकर बोले, अब तो ठीक हूं बेटा, तुझे देखकर तो और भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने अपने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर स्नेह भरा हाथ फेर दिया। स्नेहा चाय लेकर आई और तीनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। देर तक बातें चलती रहीं। उन पलों में न कोई शिकायत थी और न कोई बोझ, सिर्फ अपनापन और सुकून था। अगली सुबह विष्णु ने मुस्कुराते हुए एक सुझाव रखा, पापा, क्यों ना हम तीनों कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम आए। हरियाणा में एक अच्छा सा किराए का घर मैंने पहले से बुक कर रखा है। थोड़ा माहौल बदलेगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा। सुरेश चंद्र ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। स्नेहा के चेहरे पर भी हल्की खुशी दिखाई दी। उसी शाम तीनों हरियाणा के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही वे एक सुंदर और सादे लेकिन आकर्षक 2 मंजिला मकान में दाखिल हुए। चारों ओर खुली हवा, शांति और हरियाली थी, मानो यह जगह कुछ दिनों के लिए उनके मन को हल्का करने आई हो। घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था और सामने की बालकनी से खुला आसमान दिखाई देता था। शुरुआती 2-3 दिन बेहद खुशनुमा बीते। स्नेहा और विष्णु साथ मिलकर खाना बनाते, हंसी मजाक करते और सुरेश चंद्र सुबह शाम बगीचे में टहलते रहते। माहौल में एक सुकून था, जैसे जिंदगी ने थोड़ी देर के लिए ठहरकर मुस्कुराना सीख लिया हो। लेकिन एक दिन विष्णु ने सहज स्वर में कहा, पापा, हम दोनों कुछ दिनों के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपके लिए एक घरेलू सहायिका का इंतजाम कर दिया है जो घर का पूरा ध्यान रखेगी। सुरेश चंद्र थोड़े हिचकिचाए। यह देखकर विष्णु मुस्कुराया और बोला, अरे पापा, अब आप अकेले नहीं हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी मैंने सिखा दिया है। अब आपको बिल्कुल बोरियत नहीं होगी। बस सुरेश चंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन मन के किसी कोने में फिर वही पुरानी खामोशी धीरे धीरे सिर उठाने लगी थी। 2 दिन बाद घर में एक साधारण सी लेकिन मेहनती और शांत स्वभाव की महिला सहायिका आ गई। वह सुरेश चंद्र के खाने पीने, दवाइयों और घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने लगी। घर व्यवस्थित था, लेकिन दिल में फिर भी खालीपन महसूस होने लगा। तकनीक कभी सहारा बन जाती है और कभी इंसान को उसकी तन्हाई का एहसास और गहरा कर देती है। अब सुरेश चंद्र ज्यादातर समय स्मार्टफोन में बिताने लगे। कभी इंस्टाग्राम पर भजन सुनते, कभी गांव की गलियों और खेतों के वीडियो देखते। एक दिन अचानक स्क्रीन पर दिखाई दी एक तस्वीर ने उन्हें भीतर तक छू लिया और उनके मन में वर्षों से दबा हुआ एक एहसास फिर से जाग उठा। आगे की पूरी कहानी भी इसी तरह सुरेश चंद्र, विष्णु और स्नेहा नामों के साथ चलती है और अंत में सुरेश चंद्र समझ जाते हैं कि असली सुकून रिश्तों, मर्यादा और आत्मसम्मान में ही होता है।